हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड कि हम हिंदी पढ़ रहे हैं और हमारे एमपीपीएससी का मेंस पेपर का 5वां प्रश्न पत्र है ये, और हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड आज हम शुरू करेंगे वाच्य। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है फ्रेंड हमारा वाच्य। अब ये वाच्य किसे कहा जाता है फ्रेंड? तो वाच्य का अर्थ होता है कि यह क्रिया का रूपांतरण होता है और वाक्य में कर्म की, कर्ता की या भाव की प्रधानता का बोध कराता है, उसे हम वाच्य कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे परीक्षा में? अगर आपसे 3 नंबर में पूछा जाता है कि वाच्य का अर्थ लिखिए, तो आपको क्या लिखना है? तो पहली बात तो ये कि यह क्रिया का रूपांतरण होता है, यह क्रिया का रूपांतरण होता है और यह वाक्य में कर्ता कर्म और भाव की प्रधानता का बोध कराता है। भाव की प्रधानता का बोध कराता है, उसे हम वाच्य कहते हैं। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो परीक्षा में अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए वाच्य किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि वाच्य क्या है। तो यह क्रिया का ही रूपांतरण होता है, ध्यान रखना फ्रेंड। और यह हमें वाक्य में किसका बोध कराता है? तो यह हमें वाक्य में कर्ता का, कर्म की या फिर भाव किसकी प्रधानता है, इसका हमें बोध कराता है। तो वाक्य में या तो कर्ता की प्रधानता का बोध कराता है, या कर्म की प्रधानता का बोध कराता है, या फिर भाव की प्रधानता का बोध कराता है, तो इसे हम वाच्य कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसको आपको याद रखना है। अब वाच्य के प्रकार कितने होते हैं? तो वाच्य के 3 प्रकार होते हैं फ्रेंड, जो आपको याद रखना है, परीक्षा में आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है, तो वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार देखिए, इसमें कर्तवाच्य पहला हो जाता है कर्तवाच्य, और दूसरा हो जाता है कर्मवाच्य, और तीसरा हो जाता है भाववाच्य। ये 3 प्रकार इसके होते हैं, जो आपको ध्यान रखना है, और परीक्षा में आपसे पूछा भी जा चुका है। तो परीक्षा में और अगर आपसे पूछता है कि वाच्य के अर्थ बताते हुए इसके प्रकार बताइए, तो आपको इसे फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको बताना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर इसके 3 प्रकार हैं का वाच्य के। अब इसमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं कर्तवाच्य को। ठीक है, अब देखिए इसमें पहला कर्तवाच्य, पहला प्रकार देखिए इसका कर्तवाच्य। अब कर्तवाच्य किसे कहा जाता है? तो कर्तवाच्य में यहाँ पर जो पहला शब्द है फ्रेंड, ये क्या है? कर्ता है। इसमें कर्ता से मिलकर ही क्या बनता है? कर्तवाच्य बनता है। तो इसमें किसकी प्रधानता होगी? तो इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। तो फिर हम इसको परीक्षा में कैसे लिखेंगे? तो जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, तो उसे हम कर्तवाच्य कहते हैं। ठीक है, इसको आपको लिखना है परीक्षा में कि जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता होती है, तो उसे हम कर्तवाच्य कहते हैं। ये आपको इसमें ध्यान रखना फ्रेंड। अब कर्ता की प्रधानता कैसे होगी? अब कर्ता का मतलब क्या है? तो कर्ता का मतलब होता है सीधा सा कि जो कार्य करता है। तो जो कार्य करने वाला व्यक्ति है वह कहलाता है कर्ता। ठीक है, अब जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता होगी, तो वहां पर कौन सा वाच्य हो जाएगा? वहां पर कर्तवाच्य होगा। इसको आप उदाहरण से समझिए। तो इसके कुछ उदाहरण देखिए यहाँ पर। तो जैसे मैं आपसे बोलूं कि राम ने, ठीक है, राम ने फल खाया, ये हमने आपको इसका उदाहरण बता दिया। ठीक है, अब इसमें किसकी प्रधानता है फ्रेंड? तो इसमें कर्म की प्रधानता है। सॉरी, इसमें किसकी प्रधानता है? कर्ता की प्रधानता है। तो कर्ता कौन है इसमें? तो यहाँ पर कर्ता है राम। कर्ता कौन है इसमें? कर्ता राम है। ठीक है, और क्या खाया इसने? फल खाया है। लेकिन प्रधानता किसकी है इसमें? इसमें मुख्य कौन है, इंपॉर्टेंट कौन है? तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये राम, मतलब कर्ता इसमें प्रधान है। तो जब कर्ता प्रधान है तो इसलिए इसमें कौन सा वाच्य हो जाता है? इसमें कर्तवाच्य होता है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला उदाहरण आता है
जैसे श्याम ने गीत गाया, ठीक है, श्याम ने गीत गाया। तो इसमें भी किसकी प्रधानता है? तो इसमें भी कर्ता की प्रधानता है। और कर्ता कौन है यहाँ पर? तो कर्ता है इसमें श्याम। तो श्याम ने क्या किया है? तो श्याम ने गीत गाया है। आ रहा समझ में? तो इसमें प्रधानता किसकी हुई? श्याम की हुई। और श्याम क्या है यहाँ पर? कर्ता है। इसलिए इसमें कौन सा वाच्य है फ्रेंड? तो यहाँ पर है कर्तवाच्य। ठीक है। इसके बाद में ऐसे ही अगला उदाहरण मैं आपको देता हूं कि जैसे मोहन ने पुस्तक पढ़ी, या मोहन पुस्तक पढ़ता है, ये भी आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि वाक्य में ने भी हो। ठीक है। तो मोहन ने पुस्तक पढ़ी या मोहन पुस्तक पढ़ता है। ठीक है। तो यहाँ पर किसकी प्रधानता है वाक्य में? तो यहाँ पर भी वाक्य में मोहन की प्रधानता है, अर्थात कर्ता की प्रधानता है। इसलिए इसमें कौन सा वाच्य हो जाता है? तो इसमें कर्तवाच्य होता है फ्रेंड। ठीक है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। और इसके बहुत सारे उदाहरण आते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि बच्चे ने दूध पिया, तो बच्चा यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्ता। और इसमें किसकी प्रधानता है? कर्ता की। तो इसलिए कौन सा वाक्य हो जाएगा? ये कर्तवाच्य होता है। ठीक है। इसके बाद में फिर इसका दूसरा प्रकार होता है कर्मवाच्य। ठीक है फ्रेंड। तो ये इसका वाच्य का पहला प्रकार समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद दूसरा प्रकार हम पढ़ेंगे कर्मवाच्य। दूसरा देखिए यहाँ पर कर्मवाच्य। अब कर्मवाच्य किसे कहा जाता है फ्रेंड? तो जिस वाक्य में हमें कर्म की प्रधानता का बोध होता है उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। इसे आप याद रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इसको परीक्षा में कैसे लिखेंगे? तो जब वाक्य में, ठीक है, जब वाक्य में कर्म की प्रधानता हो, कर्म की प्रधानता हो, तो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। इसमें किसका बोध होगा? हमें कर्म की प्रधानता का बोध होता है। तो कर्म की प्रधानता का बोध कैसे होगा? तो इसका उदाहरण देखिए फ्रेंड। उदाहरण है जैसे दूध पिया गया। ठीक है। जैसे दूध पिया गया, तो इसमें कर्म हुआ। तो कर्म क्या किया हमने? दूध पिया है। और दूध यहाँ पर क्या है फ्रेंड? तो दूध यहाँ पर कर्म है। ठीक है। तो इसमें किसकी प्रधानता है? इसमें है दूध की प्रधानता, मतलब इसमें कर्म की प्रधानता है। तो कर्म की प्रधानता है, इस आधार पर इसमें कौन सा वाच्य हो जाता है? तो इसमें कर्मवाच्य होता है। इसके बाद दूसरा उदाहरण देखिए कि पुस्तक पढ़ी गई। दूसरा है पुस्तक पढ़ी गई। तो इसमें यहाँ पर पुस्तक क्या है? तो पुस्तक है फ्रेंड यहाँ पर कर्म। ठीक है। तो क्या पढ़ा हमने? तो यहाँ पर हमने पुस्तक पढ़ी है। ठीक है। कर्म हुआ है, और कर्म भी क्या है? यहाँ पर पुस्तक है। इसमें किसके प्रधानता है? कर्म की। इस आधार पर इसमें कौन सा वाच्य हो जाता है? तो इसमें कर्मवाच्य होता है फ्रेंड। ठीक है। इसके बाद फिर ऐसे ही एक और इसका उदाहरण देखिए। जैसे पानी, ठीक है, पानी पिया गया। अब पानी पिया गया मतलब, तो यहाँ पर भी कर्म क्या है? तो कर्म है यहाँ पर पानी। तो इसमें किसकी प्रधानता है फ्रेंड? इसमें कर्म की प्रधानता है। तो इस आधार पर यहाँ पर कौन सा वाच्य हो जाता है? तो यहाँ पर कर्मवाच्य होता है। कर्मवाच्य की प्रधानता है इसमें। ठीक है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद फिर देखिए आगे तीसरा प्रकार। तीसरा प्रकार है भाववाच्य। तीसरा है भाववाच्य। अब भाववाच्य किसे कहते हैं? तो जब वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध होता है तो उसे हम भाववाच्य कहते हैं। ये आप इसे ध्यान रखना। इसकी परिभाषा आप कैसे लिखेंगे? तो इसको याद रखना है आपको कि जब वाक्य में भाव की प्रधानता होती है, जब वाक्य में भाव की, जब वाक्य में भाव की प्रधानता होती है तो उसे हम भाववाच्य कहते हैं। ठीक है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो जब भाव की प्रधानता होती है वाक्य में, तो वहां पर कौन सा वाच्य हो जाता है? भाववाच्य होता है। इसका एक उदाहरण देखिए अब आप। उदाहरण, ठीक है। तो इसका उदाहरण है कि उससे चला नहीं जाता। उससे
चला नहीं जाता। ठीक है, तो यहाँ पर भाव उत्पन्न हो रहा है, चला नहीं जाता, मतलब कुछ ना कुछ समस्या होगी तभी नहीं चल पा रहा है वो। और जब समस्या है तो मतलब वहाँ पर क्या हो रहा है, भाव उत्पन्न हो रहा है। चला नहीं जाता है तो यहाँ पर भाव उत्पन्न हो रहा है, तो इसलिए इसमें किसकी प्रधानता हो जाती है फ्रेंड, यहाँ पर भाव की प्रधानता होती है। ठीक है, और जब भाव की प्रधानता होती है तो वहाँ पर भाववाच्य होता है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला उदाहरण देखिए कि उससे हंसा नहीं जाता, उससे हंसा नहीं जाता। तो हंसा नहीं जाता मतलब कि यहाँ पर वो क्रिया नहीं कर पा रहा है। तो क्रिया क्यों नहीं कर पा रहा है, तो कुछ ना कुछ समस्या होगी, और जब समस्या होगी तो यहाँ पर भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, और जब भाव उत्पन्न होता है तो यहाँ पर किसकी प्रधानता है, भाव की प्रधानता है। इस कारण इसमें कौन सा वाच्य हो जाता है, ये भाववाच्य होता है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही और भी बहुत सारे उदाहरण होते हैं कि जैसे उससे चढ़ा, उससे चढ़ा नहीं जाता। ठीक है, तो उससे चढ़ा नहीं जाता है मतलब वो क्रिया नहीं कर पा रहा है। अब क्रिया नहीं कर पा रहा है तो यहाँ पर भाव उत्पन्न होता है, और भाव उत्पन्न होता है तो यहाँ पर किसकी प्रधानता हो जाएगी, तो यहाँ पर भाव की प्रधानता होती है, और जब भाव की प्रधानता होती है तो यहाँ पर भाववाच्य होता है। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये वाच्य के प्रकार समाप्त हो जाते हैं। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाच्य का अर्थ लिखते हुए उसके प्रकार बताइए। अगर इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा है तो आपको सिर्फ अर्थ लिखकर 3 प्रकार बताना है फ्लो चार्ट के माध्यम से, जो हमने आपको शुरू में बताए हैं। ठीक है, फिर अगर पूछता है कि भाववाच्य का अर्थ लिखते हुए उसका एक उदाहरण लिखिए, तो आपको सिर्फ भाववाच्य लिखना है, न कि वाच्य का अर्थ लिखना है और नहीं इसके 3 प्रकार बताना है। तो जो आपसे परीक्षा में पूछा जा रहा है सिर्फ वही आप लिखें। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए इसमें वाच्य के प्रयोग। ठीक है, अब वाच्य के प्रयोग कितने आधार पर होते हैं तो ये हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए इसमें वाच्य के प्रयोग, वाच्य के प्रयोग, तो वाच्य के प्रयोग 3 आधार पर होते हैं, कर्तरी प्रयोग, कर्मणि प्रयोग और भावे प्रयोग। ये 3 आधार पर इसका प्रयोग होता है। तो प्रयोग कैसे होगा, तो क्रिया किसका अनुसरण कर रही है, कर्ता का अनुसरण कर रही है, कर्म का अनुसरण कर रही है, या भाव का अनुसरण कर रही है। तो इस आधार पर इसमें वाच्य के 3 प्रकार हमको पढ़ना होता है। तो वाच्य के कितने आधार पर प्रयोग होते हैं, तो 3 प्रकार से इसके प्रयोग होते हैं। तो पहला प्रयोग आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, इसमें कर्तरी प्रयोग। पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाता है कर्तरी प्रयोग, और दूसरा हो जाता है कर्मणि प्रयोग, और तीसरा हो जाता है भावे प्रयोग। ठीक है, ये 3 आधार पर इसका प्रयोग होता है, किसका, वाच्य का। ठीक है फ्रेंड, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। परीक्षा में अगर आपसे पूछा जाए कि वाच्य के प्रयोग कितने आधार पर होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं, कर्तरी प्रयोग, कर्मणि प्रयोग और भावे प्रयोग। ठीक है, तो क्रिया किसका अनुसरण करेगी, या तो कर्ता का अनुसरण करेगी तो कर्तरी प्रयोग हो जाता है, फिर कर्मणि प्रयोग, जब क्रिया कर्म का अनुसरण करेगी तो कर्मणि प्रयोग हो जाता है, फिर भावे प्रयोग। ठीक है, तो हम तीनों को एक एक सब समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें पहला प्रकार देखिए इसमें कर्तरी प्रयोग। ठीक है, पहला है कर्तरी प्रयोग। अब इसको कैसे आप लिखेंगे परीक्षा में, जैसे उसने पूछ लिया कि कर्तरी प्रयोग के बारे में लिखिए, तो आपको 3 नंबर में लिखना होगा। तो हमको परीक्षा में लिखना है कि जब क्रिया के लिंग वचन कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होते हैं तो उसे हम कर्तरी प्रयोग कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, क्या हुआ इसका अर्थ, तो आपको याद रखना है कि जब क्रिया के लिंग वचन कर्ता के लिंग वचन के अनुसार हो तो उसे हम कर्तरी प्रयोग कहते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो गया फ्रेंड, तो जब क्रिया के लिंग वचन कर्ता के लिंग वचन के अनुसार हो तो वहां पर कौन सा प्रयोग होता है, तो वहां पर कर्तरी प्रयोग होता है फ्रेंड। आ रहा समझ में। अब ये कैसे, तो इसका आप उदाहरण समझिए तो इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। और तो इसका उदाहरण देखिए
जैसे, तो उदाहरण हमने आपको यहाँ पर बताया कि राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, यहाँ पर राम पुस्तक पढ़ता है। अब इसमें कर्ता कौन है फ्रेंड? तो यहाँ पर कर्ता है राम। ठीक है, कर्ता क्या है यहाँ पर? राम। अब राम किस प्रकार की संज्ञा है? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब ये एक वचन है, एक वचन है। दूसरी बात कि यहाँ पर राम का जो लिंग है वह कैसा है? पुल्लिंग है। राम किस में आता? पुल्लिंग में। तो राम पुल्लिंग शब्द है और यहाँ पर एक वचन है ये। ठीक है, अब जब यहाँ पर राम एक वचन है, पुल्लिंग शब्द है ये, तो ठीक इसके बाद में जो क्रिया होगी यहाँ पर जो क्रिया होती है, तो क्रिया ठीक इसके ही अनुसार होगी। तो क्रिया भी यहाँ पर क्या होगी? तो क्रिया भी यहाँ पर पुल्लिंग होगी और क्रिया भी एक वचन में ही होगी। बात समझ में आ रही है आपको? तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन में होगी। जैसे पढ़ता है, तो पढ़ता है मतलब हम किसी एक के बारे में बोल रहे हैं, दो के बारे में बोल रहे हैं क्या? नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में ऐसे ही यहाँ पर क्रिया, यहाँ पर वचन कैसा है? एक वचन है, तो यहाँ पर क्रिया भी एक वचन में है। यहाँ पर कर्ता पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ पर क्रिया भी पुल्लिंग शब्द ही है। आ रहा समझ में? क्योंकि पढ़ता है ये पुल्लिंग शब्द होता है, पढ़ती है ये स्त्रीलिंग होगा। आ रहा समझ में? इसमें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में एक और इसका उदाहरण देखिए कि जैसे सीता भोजन पकाती है। सीता भोजन पकाती है। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पर देखिए इसमें, तो इसमें भी किसके प्रधानता है यहाँ पर? तो यहाँ पर सीता है। तो सीता यहाँ पर क्या फ्रेंड? कर्ता है। सीता क्या है यहाँ पर? कर्ता। और यहाँ पर सीता कैसा शब्द है? एक वचन और स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, यहाँ पर सीता कैसा शब्द है? एक वचन शब्द और स्त्रीलिंग शब्द है। तो ठीक ऐसे ही यहाँ पर जो क्रिया होगी, अब तो क्रिया भी कैसे होगी? तो क्रिया भी एक वचन होगी और स्त्रीलिंग होगी। तो यहाँ पर ये जो क्रिया है पकाती, तो ये जो पकाती शब्द है ये कैसा है? एक वचन और स्त्रीलिंग शब्द है। आ रहा समझ फ्रेंड? तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब वाक्य में क्रिया का लिंग और वचन ये कर्ता के लिंग वचन के अनुसार हो तो वहां पर ये कर्तरी प्रयोग होता है। ठीक है फ्रेंड, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद अब देखिए इसका दूसरा प्रकार। ठीक है, अब दूसरा है कर्मणि प्रयोग। तो इसको आप परीक्षा में कैसे लिखेंगे? तो इसको आपको परीक्षा में लिखना है कि जब क्रिया के लिंग और वचन कर्म के लिंग वचन के अनुसार हो तो उसे हम कर्मणि प्रयोग कहते हैं। ठीक है, तो इसको आपको परीक्षा में कैसे लिखना है? तो जब क्रिया के लिंग वचन कर्म के लिंग वचन के अनुसार हो, तो उसे हम कर्मणि प्रयोग कहते हैं। ठीक है, इसमें किसके आधार पर लिंग वचन होंगे? क्रिया के कर्म के आधार पर। मतलब क्या हुआ कि कर्म के जो लिंग वचन है, तो कर्म के जो लिंग वचन होंगे वही लिंग वचन क्रिया के होंगे, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कर्मणि प्रयोग कहते हैं। तो एक इसका उदाहरण देखिए अब आप, जब आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो उदाहरण है कि राम ने दूध पिया। ठीक है, राम ने दूध पिया। अब आपको यहाँ पर समझना है फ्रेंड कि यहाँ पर कर्म क्या है? तो कर्म है यहाँ पर दूध। ठीक है, कर्म क्या है? यहाँ पर दूध है, ये कर्म है। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है? ये क्रिया है। तो यहाँ पर
क्रिया के लिंग और वचन किसके आधार पर होंगे, किसके अनुसार होंगे, ये कर्म के अनुसार होते हैं। मतलब कि यहाँ पर कर्म अगर एक वचन में है तो क्रिया भी क्या होगी, एक वचन में होगी। अगर यहाँ पर कर्म स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर क्रिया भी स्त्रीलिंग में होगी। आ रहा समझ में। तो यहाँ पर दूध कैसा है, एक वचन शब्द, तो क्रिया भी क्या है, एक वचन शब्द। फिर इसके बाद दूध यहाँ पर क्या है, पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ पर क्रिया भी क्या है, पुल्लिंग शब्द है। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसका एक और उदाहरण देखिए। तो यहाँ पर देखिए जैसे हमने लिखा कि सोहन ने इमली खाई, सोहन ने इमली खाई, ठीक है। तो सोहन ने इमली खाई, तो यहाँ पर आप ये बताइए कि इमली क्या है, इमली यहाँ पर है कर्म, और क्रिया क्या है फ्रेंड, खाई। खाई क्या है यहाँ पर, क्रिया है, ठीक है। अब सोहन ने क्या खाई है, इमली खाई है, तो इमली यहाँ पर ये किस प्रकार का शब्द है, ये स्त्रीलिंग शब्द है और एक वचन शब्द है। मतलब कि इमली कैसा शब्द है, ये तो यह स्त्रीलिंग शब्द है और इसमें एक वचन है। फिर जब यहाँ पर ही एक वचन और स्त्रीलिंग शब्द है तो ठीक ऐसे ही क्रिया भी होगी। तो क्रिया भी यहाँ पर क्या है, ये एक वचन है, और खाई यहाँ पर किस प्रकार का शब्द है, ये स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है फ्रेंड। तो जब कर्म के अनुसार क्रिया के लिंग वचन होते हैं तो उसे हम कर्मणि प्रयोग कहते हैं, ठीक है। ये इसका दूसरा प्रकार समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद देखिए तीसरा प्रकार, भावे प्रयोग। तीसरा प्रकार है भावे प्रयोग, भावे प्रयोग, ठीक है। अब भावे प्रयोग ये क्या होता है फ्रेंड, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब क्रिया के लिंग वचन कर्ता या कर्म के लिंग वचन के अनुसार न होकर सदैव एक वचन और पुल्लिंग में होते हैं तो उसे हम भावे प्रयोग कहते हैं, ठीक है। फिर से सुनिए आप, इसका अर्थ क्या हो जाता है, तो जब क्रिया के लिंग वचन कर्ता या कर्म के लिंग वचन के अनुसार न होकर हमेशा पुल्लिंग और एक वचन होते हैं तो उसे हम भावे प्रयोग कहते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है। अब इसमें क्या हो जाता है, तो इस परिभाषा में थोड़ा सा अंतर है। तो इसमें क्या होगा कि जब क्रिया के लिंग वचन कर्ता या कर्म के लिंग वचन के अनुसार न होकर हमेशा पुल्लिंग और एक वचन में होते हैं। आ रहा समझ में। तो इसमें ध्यान रखना, अब यहाँ पर कर्ता के लिंग वचन या कर्म के लिंग वचन के अनुसार क्रिया के लिंग वचन नहीं होंगे, तो फिर क्या होंगे, तो यहाँ पर यह हमेशा पुल्लिंग और एक वचन में होते हैं। अब जो भी भाव है, तो भाव हमेशा कैसे होगा फ्रेंड, तो भाव हमेशा ये पुल्लिंग में होंगे और एक वचन में ही होंगे। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके कुछ उदाहरण देखिए अब आप, तो उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण देखिए, ठीक है। तो उदाहरण है यहाँ पर कि उससे, या अपन देखते हैं किसी व्यक्ति का नाम लिख देते हैं यहाँ पर कि राम से रोया नहीं जाता, राम से रोया नहीं जाता, ठीक है। अब हमने बोला यहाँ पर कि राम से रोया नहीं जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पर अब देखिए रोना क्या है, यहाँ पर रोना है, यहाँ पर क्रिया है, ठीक है। तो अब इसका कर्म से या कर्ता से कोई संबंध नहीं है। मतलब कर्ता और कर्म के जो लिंग वचन है उस पर अब यहाँ पर क्रिया के लिंग वचन निर्भर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भाव क्या आया है, तो भाव आया है यहाँ पर रोया। आ रहा समझ में, तो भाव यहाँ पर रोया, तो ये कैसा होगा, रोया कैसा शब्द है ये, तो ये एक वचन है और इसमें कौन सा लिंग है, तो ये पुल्लिंग शब्द होता है। बात समझ में आ रही है आपको। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो रोया है
तो रोया कैसा शब्द है? ये एक वचन है और पुल्लिंग शब्द है। आ रहा समझ में? ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद फिर ऐसे ही दूसरा, जैसे सीता, सीता से रोया नहीं जाता, सीता से रोया नहीं जाता। अब सीता से रोया नहीं जाता, तो अब देखो, अब ये यहाँ पर कर्ता क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक है, लेकिन इसके अनुसार यहाँ पर इसके क्रिया के लिंग वचन नहीं होंगे। तो ये फिर कैसे होंगे? हमेशा भाव, ये भाव हमेशा पुल्लिंग में और एक वचन में होंगे। तो यहाँ पर फिर यहाँ पर रोया जो आया है, तो यह भी क्या है? एक वचन है। इसके बाद में फिर पुल्लिंग शब्द है। इसके बाद फिर ऐसे ही उनसे, जैसे अपन एक बहुवचन शब्द ले लेते हैं कि उनसे, उनसे रोया नहीं जाता, तो उनसे रोया नहीं जाता, यहां पर फ्रेंड क्या है ये? तो उनसे यहां पर क्या है? ये बहुवचन हो गया। लेकिन यहां पर जो शब्द आया है भाव रोने का, तो यह क्या है? एक वचन ही है। आ रहा समझ में? तो यहां पर ये क्या है? फिर भी एक वचन है और पुल्लिंग है। यहां पर रोया शब्द भाववाचक हुआ, यहां पर रोया शब्द क्या बहुवचन हुआ? क्या नहीं हुआ? क्या इसका वचन चेंज हुआ? क्या नहीं हुआ? न तो इसका वचन परिवर्तित हुआ है और न इसका लिंग परिवर्तित हुआ है। तो इसलिए यह कौन सा वाच्य हो जाता है? सॉरी, यहाँ पर कौन सा प्रयोग हो जाएगा? तो यहाँ पर ये भावे प्रयोग होता है। ये आपको इसमें ध्यान रखना फ्रेंड, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर इसके 3 प्रकार समाप्त हो जाते हैं प्रयोग के आधार पर वाच्य के। तो यहाँ पर हमारा यह टॉपिक आज का समाप्त हो जाता है फ्रेंड। तो पढ़ते रहिए और देखते रहिए हमारे कल्याणी IAS एकेडमी के सभी वीडियोस जो आपकी परीक्षा में सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।